अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में ना सही फील्ड स्टाफ ढूंढना, मतलब रिलेशनशिप ऑफिसर या मैनेजर, ये काफी मुश्किल हो सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये लोग बिल्कुल फ्रंट लाइन पर होते हैं, सीधा कस्टमर से डील करते हैं। सही कहा, इन्हीं पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो सवाल ये है कि कंपनियां कैसे पक्का करें कि जो लोग आ रहे हैं वो सिर्फ काबिल ही ना हो, भरोसेमंद भी हो और टिके भी। ये बहुत जरूरी सवाल है, खासकर इस सेक्टर में जहां विश्वास, वो रिलेशनशिप बहुत मायने रखती है। हाँ, तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। एक खास हायरिंग प्रक्रिया है जो नितिन कुमार व्यास के करीब 18 साल के अनुभव पर आधारित बताई जाती है। अच्छा। हाँ, और इसका मकसद है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए एकदम सही लोग ढूंढना। तो चलिए देखते हैं इसे। इसमें मोटे तौर पर 2 स्टेप्स हैं। 2 स्टेप्स। पहला है सीवी की बारीकी से जांच और दूसरा एक प्रैक्टिकल इंटरव्यू। ओके, तो पहले सीवी, उसमें क्या खास देखते हैं? हाँ, देखिए, सीवी में कैंडिडेट की उम्र, ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, बाइक की आरसी है या नहीं, क्योंकि फील्ड वर्क होता है ना। हाँ, वो तो चाहिए। फिर पते की स्थिरता, मतलब कैंडिडेट एक जगह टिक कर रहता है या नहीं, सिबिल स्कोर कैसा है, क्रेडिट हिस्ट्री। सिबिल स्कोर भी? अच्छा। जी, और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं, सेहत ठीक है, पढ़ाई लिखाई, और सबसे जरूरी, क्या उन्हें पहले अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में काम करने का अनुभव है। ये सारे पॉइंट्स काफी सोच समझकर चुने गए लगते हैं। हर एक चीज का मतलब है। जैसे आपने कहा पति की स्थिरता, हाँ, वो सिर्फ ये नहीं कि कैंडिडेट रहता कहाँ है। अफोर्डेबल हाउसिंग में ना लोकल मार्केट की समझ बहुत जरूरी होती है, तो स्थिरता कहीं ना कहीं दिखाती है कि वो इलाके से जुड़ा है या टिकने का इरादा रखता है। और सिबिल स्कोर वाली बात, वो क्यों, कोई लोन थोड़ी दे रहे हैं। नहीं नहीं, उससे ज्यादा गहरा मतलब है। सिबिल स्कोर ना कैंडिडेट की ओवरऑल फाइनेंशियल जिम्मेदारी दिखाता है, उसका भरोसा दिखाता है। अच्छा। हाँ, देखिए, इस सेक्टर में छोटे लोन होते हैं, वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो किसी भी तरह की धोखाधड़ी का रिस्क कम करना बहुत जरूरी है। एक अच्छा क्रेडिट इतिहास इसमें मदद करता है। समझ गई। और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक भी इसीलिए, भरोसे के लिए। बिल्कुल, भरोसा और नैतिकता और पिछला अनुभव, उस पर जोर देना ये पक्का करता है कि कैंडिडेट इस फील्ड की चुनौतियों को समझता है, वो तैयार है। सही है। तो मतलब सीवी राउंड सिर्फ फिल्टर नहीं है, ये कैंडिडेट की मैच्योरिटी, मोबिलिटी, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल जिम्मेदारी, नैतिकता सब परख लेता है। हाँ, काफी हद तक। ओके, तो सीवी हो गया, इसके बाद आता है प्रैक्टिकल इंटरव्यू। यहाँ क्या होता है, सुना है ये और भी दिलचस्प है। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि ये स्टेज असल में ये देखता है कि कैंडिडेट काम कैसे करेगा। सिर्फ बातचीत नहीं होती इसमें। अच्छा, जैसे कि क्या करवाते हैं। देखिए, कैंडिडेट की लिखने की क्षमता देख सकते हैं, शायद कोई छोटी रिपोर्ट या ईमेल लिखने को कहें। ओके। फिर एक डेमो लॉगिन एंट्री करवाते हैं, मतलब उन्हें सिस्टम पर एक सैंपल एंट्री करके दिखाना होता है। अरे वाह। हाँ, इससे पता चलता है कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर पर काम करने की बेसिक समझ है या नहीं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है, मतलब सिर्फ बातें नहीं, काम करके दिखाओ। बिल्कुल। फिर उनका प्रोडक्ट सेल्स पिच देखते हैं, मतलब वो कंपनी के लोन प्रोडक्ट को किसी ग्राहक को कैसे समझाएंगे। इससे कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोडक्ट नॉलेज पता चलती है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है बात करते हुए, हिचकिचाते तो नहीं, लोकल मार्केट की कितनी जानकारी रखते हैं, ये सब गौर किया जाता है। और पिछली नौकरी के बारे में भी तो पूछते होंगे। हाँ जरूर, पुरानी कंपनी का अनुभव कैसा रहा, और सबसे जरूरी, नौकरी छोड़ी क्यों। हाँ, ये जानना तो अहम है। बिल्कुल, कहीं ऐसा तो नहीं कि कैंडिडेट सिर्फ थोड़े ज्यादा पैसों के लालच में ही नौकरियां बदलता रहता है। रेफरेंस चेक भी होता है, प्रोफाइल की आरसीयू जांच भी होती है, मतलब रिस्क कंटेनमेंट यूनिट से चेक होता है, कोई छुपा हुआ रिस्क तो नहीं। अच्छा, आरसीयू भी। जी, इन सब के बाद ही फिर सैलरी मतलब सीटीसी पर बात होती है और अपॉइंटमेंट या रिजेक्शन का फैसला होता है। आपने वो नौकरी बदलने की बात की थी, इस प्रोसेस में एक खास जिक्र है उन लोगों का जो बहुत जल्दी जल्दी जॉब बदलते हैं, मान लीजिए हर 6 महीने या साल भर में। हाँ, उनके बारे में क्या राय है इस प्रक्रिया में। देखिए, करियर में आगे बढ़ना, बेहतर मौके देखना, वो गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई लगातार बहुत कम समय में सिर्फ सैलरी हाइक के लिए ही नौकरी बदल रहा है, हाँ, तो वो एक चिंता का विषय हो सकता है। सवाल उठता है कि क्या वो कैंडिडेट लॉयल रहेगा, क्या वो शुरुआती दिक्कतों में टिकेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे बिजनेस में ना रिश्ते बनाने में टाइम लगता है, कस्टमर के साथ, टीम के साथ। सही बात है। को थोड़ा डिस्करेज किया जा सके। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है, मतलब सिर्फ काबिलियत नहीं, स्थिरता और सही नीयत भी देखनी है।
अच्छा, अगर हम इन सब बातों को जोड़ें तो इस तरह की डिटेल्ड हायरिंग प्रोसेस के फायदे क्या हैं कंपनी के लिए? फायदे तो काफी साफ हैं। जब आप इतनी मेहनत से सही कैंडिडेट चुनते हैं तो सबसे पहले ट्रेनिंग का टाइम और कॉस्ट कम होता है। हाँ, क्योंकि वो पहले से बहुत कुछ जानते हैं। बिल्कुल। फिर एम्प्लॉय एट्रिशन, मतलब लोगों के नौकरी छोड़ने की दर कम होती है, क्योंकि आपने स्थिरता पर ध्यान दिया था। सही। फ्रॉड का रिस्क वो लगभग खत्म हो जाता है। फील्ड पर परफॉर्मेंस बेहतर होती है, क्योंकि बंदा काबिल भी है और भरोसेमंद भी। इससे कंपनी के टारगेट जल्दी पूरे होते हैं, मार्केट में रेप्यूटेशन भी अच्छी बनती है, और ओवरऑल देखें तो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी और सैटिस्फैक्शन दोनों बढ़ते हैं, जो किसी भी बिजनेस की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ एक भर्ती प्रक्रिया नहीं है, ये एक पूरी स्ट्रैटेजी है जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की खास जरूरतों को समझकर बनी है। हाँ, ये सिर्फ स्किल सेट नहीं, बल्कि कैंडिडेट का कैरेक्टर, उसकी स्थिरता, उसकी नीयत, इन सबको परखती है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब कोई संगठन अपनी भर्ती प्रक्रिया में इतनी बारीकी, इतनी शुरुआती जांच पर जोर देता है, तो इसका असर सिर्फ सही लोगों को हायर करने तक ही नहीं रहता होगा। ये उस संगठन के पूरे कल्चर पर, उसके काम करने के तरीके पर और शायद उसकी सफलता पर कितना गहरा और कितना बड़ा असर डाल सकता है, ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।